गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम बिजनेस लॉ में कंसीडरेशन प्रतिफल देख रहे थे। कल हमने कंसीडरेशन का मीनिंग और डेफिनेशन जाना, प्रतिफल का मतलब, अर्थ, प्रतिफल की परिभाषा। हमने कल देखा कि सेक्शन 2 सब सेक्शन डी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कंसीडरेशन को डिफाइन किया गया था। आज हम देखेंगे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कंसीडरेशन, एक विधिपूर्ण प्रतिफल के आवश्यक तत्व या एक वैध प्रतिफल के आवश्यक तत्व। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कंसीडरेशन, सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कंसीडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। In order to constitute legal consideration, the act or abstinence forming the consideration for the promise must be done at the desire or request of the promisor. मतलब लीगल कंसिडरेशन, विधिपूर्ण प्रतिफल कहलाने के लिए यह जरूरी है कि जो एक्ट या एब्स्टिनेंस है, कार्य या उस कार्य की विरति, मतलब काम करना या काम को नहीं करना, जिसको कि हम किसी प्रॉमिस का कंसीडरेशन मान रहे हैं, वो प्रॉमिसर यानी कि वचनदाता की इच्छा या वचनदाता के आग्रह पर किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर वॉलंटरीली सर्विसेज रेंडर्ड किया गया है या किसी थर्ड पार्टी के डिजायर पर प्रॉमिस मतलब कि सर्विसेज प्रोवाइड किया गया है, तो इसको वैलिड कंसीडरेशन नहीं माना जाएगा। कंसीडरेशन वैलिड कब होगा? जब वो प्रॉमिसर के डिजायर पर दिया गया हो, मतलब जो काम किया गया हो वो प्रॉमिसर की इच्छा पर किया गया हो, या जिस काम को नहीं करना है उस काम को नहीं किया गया है एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर के डिजायर पर। हम एग्जांपल लेते हैं, इलस्ट्रेशन। मान लिए ए और बी दो पार्टी है। ए देखता है कि बी के मकान में, बी के घर में आग लग गई है। वो सोचता है क्यों ना इसकी मदद की जाए, और वो बी के मकान में जो आग लगी है उसको बुझाने में मदद करने के लिए पहुंच जाता है और मदद करता है। लेकिन इस मदद के बदले में ए बी से कुछ भी पैसा नहीं मांग सकता है या कोई भी मुआवजा नहीं मांग सकता है, क्योंकि ए ने बी की जो मदद की आग बुझाने में वो अपनी मर्जी से की। बी ने कभी भी ए को नहीं कहा कि तुम आओ और मेरे घर में जो आग लगी है उसको बुझाने में मदद करो। समझे? फिर से बता रहा हूं, बी के घर में आग लगी है, ए जो है वो अपने मन से ए की मदद करने पहुंच जाता है। ए के घर में बी के घर में जो आग लगी है उसको बुझाने में मदद करता है। आग बुझ जाती है। अब ए जो है वो बी से किसी भी तरह का रेमुनरेशन, पारिश्रमिक डिमांड नहीं कर सकता है। कारण ये है कि ए ने बी की जो मदद की है वो वॉलंटरीली की है, अपनी मर्जी से की है, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर नहीं है। मतलब बी के डिजायर पर अगर ए ने बी की मदद की होती तो शायद वो इसके लिए मुआवजा मांग सकता था। लेकिन मैंने जो उदाहरण दिया
कि बी के घर में आग लगी है और ए उस आग को अपने आप बुझाने के लिए पहुंच गया, बुझा भी दिया, ठीक है, बी खुश भी हो गया इस काम से, लेकिन ए जो है वो हक से इस काम के लिए, इस मदद के लिए कोई भी मुआवजा, कोई भी पारिश्रमिक नहीं मांग सकता है, क्योंकि ए खुद से किया है। अगर वो पैसा मांगेगा तो बी उसको बोल सकता है कि तुमको हम बुलाए थे, तुम तो खुद ना आए। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक केस है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव का। ये जो केस है, ये केस है आपका 1881 का। दुर्गा प्रसाद जो है ये एक ठेकेदार था, कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। वो क्या किया कि अपने डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को खुश करने के लिए, अपने जिले के कलेक्टर को खुश करने के लिए वो अपने खर्च पर एक मार्केट बनवाया, बाजार बनवाया। वहां जो मतलब उस इलाके के जो दुकानदार थे वो उस मार्केट के बन जाने से बहुत खुश हुए। सभी को दुकानें मिल गईं। उन्होंने खुशी खुशी में दुर्गा प्रसाद यानी कि ठेकेदार को यह कहा कि हमारे यहां से जितना सामान बिकेगा उस पर एक सर्टेन रेट से आपको कमीशन दिया जाएगा, निश्चित दर से कमीशन दिया जाएगा। समय बीतता गया, लेकिन उस नए मार्केट में जिन शॉपकीपर्स को, जिन दुकानदारों को दुकान मिली, उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को किसी भी तरह का कमीशन नहीं दिया। कॉन्ट्रैक्टर ने दुकानदारों के विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया, केस फाइल कर दिया। कहा कि भाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि भाई इनकी दुकान से जितना माल बिकेगा उसका सर्टेन, मान लेते हैं 5% कमीशन मुझे दिया जाएगा। वो कमीशन मुझे नहीं मिला है, मुझे दिलवाया जाए। दुकानदारों ने कहा कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था, क्योंकि हम जो कमीशन इसे देते उसके बदले में इससे हमें कुछ भी नहीं मिला। ठेकेदार यानी कि दुर्गा प्रसाद ने यह कहा कि मैंने मार्केट बनवा कर दिया है। दुकानदारों ने कहा कि ठेकेदार साहब, आपने ये मार्केट हमारे कहने पर नहीं बनवाया है, ये मार्केट आपने डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के कहने पर बनवाया है, उनको खुश करने के लिए। तो हमारा डिजायर तो था ही नहीं। ये अलग बात है कि आपने जो काम किया उससे हमें फायदा हुआ, लेकिन जो मार्केट आपने बनवाया उसको बनाने में डिजायर, उसको बनाने की इच्छा जिले के कलेक्टर की थी। उनके कहने पर आपने बनाया, हमारे कहने पर नहीं बनाया। तो आप हमसे कमीशन हक से नहीं मांग सकते हैं। न्यायालय ने भी दुकानदारों का पक्ष लिया, कहा कि भाई कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, क्योंकि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंसीडरेशन का होना बहुत जरूरी है, वो भी लीगल कंसीडरेशन। और वो कंसीडरेशन जब प्रोमिसर के डिजायर पर दिया जाएगा तभी वो वैलिड माना जाएगा और तभी कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे हम एग्रीमेंट को। कंसीडरेशन के लिए जरूरी नहीं है कि मतलब कि जो प्रोमिसर है उसको डायरेक्टली बेनिफिट मिले। कई बार ऐसा होता है कि थर्ड पार्टी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए प्रोमिसर प्रोमिसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करता है। एक एग्जांपल लेते हैं इस पर भी।
ए बी सी तीन पार्टी है इसमें। ए जो है सेलर है, बी बायर है। ठीक है, ये जो बायर है बी, वो सेलर ए के पास में जाता है और बोलता है मुझे इतनी इतनी क्वांटिटी में या इतने वैल्यू का सामान उधार चाहिए। लेकिन सेलर ए बी को कहता है कि मैं तुम्हें उधार सामान नहीं दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। हां, अगर तुम मिस्टर सी से गारंटी दिलवा दो तो मैं तुम्हें उधार सामान दे दूंगा। बी जो है वो मिस्टर सी के पास में जाता है, उनसे कुछ बात करता है और इसके बाद में सी जो है वो बी की गारंटी देने सेलर ए के पास में पहुंच जाता है। सी यह गारंटी देता है ए को कि आप बी को सामान उधार दे दीजिए अगर ये बी आपको सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में, जो टाइम ड्यूरेशन आप दोनों के बीच में तय होता है, अगर आपको पैसा नहीं देता है तो वो पैसा मैं आपको दूंगा। सी गारंटी दिया और इस गारंटी को सुनने के बाद में सेलर ए जो है वो बी को माल उधार बेच देता है। यहां पर सी जिसने गारंटी दी और सेलर ए दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। यहां पर सी प्रॉमिस कर रहा है ए को कि अगर बी पैसा नहीं देगा तो पैसा मैं दूंगा। बी अगर अपना ड्यू अमाउंट क्लियर नहीं करता है तो वो पैसा मैं दूंगा, ये प्रॉमिस सी कर रहा है। ठीक है, मतलब सी ने जो गारंटी दी उसी गारंटी के बदले में सेलर ने बी को सामान उधार बेचा। ये जो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है इसमें प्रॉमिस करने वाला कौन है? मिस्टर सी, जो कि प्रॉमिस कर रहा है कि मैं पैसा दे दूंगा अगर ये डेटर उधार लेने वाला मिस्टर बी पैसा नहीं लौटाएगा तब। तो जो प्रॉमिस सी कर रहा है, सी को तो डायरेक्टली कुछ मिला नहीं, लेकिन सी के प्रॉमिस करने से सी के डिजायर पर ए जो है बी को माल बेचा। क्लियर? तो मतलब कंसिडरेशन जो है वो जब भी जाएगा तो प्रॉमिसर के डिजायर पर जाएगा। ठीक है, सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट है कंसिडरेशन may move from the promisee or any other person। डेफिनेशन में लिखा भी है सेक्शन 2 सबसेक्शन डी में, when at the desire of the promiser the promisee or any other person has done something, such act is called consideration। क्लियर? तो मतलब कंसिडरेशन जो है, प्रतिफल जो है, बदले में जो दिया जा रहा है, समथिंग, कुछ भी हो, कौन देगा? या तो प्रॉमिसी देगा या कोई अदर पर्सन देगा। एक कॉमन एग्जांपल मैंने कल भी बोला था, सामान आप खरीदो, ठीक है, अगर सामान आप खरीद रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है आपके और दुकानदार के बीच में। ठीक है, दुकानदार ने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं 500 रुपए के बदले में आपको फलाना सामान बेच दूंगा। ठीक है, दुकानदार को मतलब 500 रुपए से है, उसने सामान आपको दिया, अब पैसा आप दीजिए या आपके बदले में कोई और दे।
पेमेंट होने से मतलब है। ये जो पॉइंट है, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, मतलब प्रतिफल का भुगतान या तो वचन ग्रहीता करेगा अथवा कोई अन्य व्यक्ति जो कि अजनबी है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। इस पर एक लीडिंग केस है चिन्नैया वर्सेस रमैया। ये जो केस है 1881 का है, मद्रास हाई कोर्ट का, और इस मैटर को बहुत क्लियरली या मतलब फर्स्ट टाइम उस केस में यह बात आई थी। फैक्ट क्या था, ये जो रमैया है, रमैया की एक बहन थी, बूढ़ी थी। उस बूढ़ी औरत की एक बेटी थी जिसका नाम था चिन्नैया। मतलब चिन्नैया और रमैया में मामा और भांजी का संबंध था। रमैया मामा था, चिन्नैया भांजी थी। ठीक है। सारी प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी चिन्नैया की मां यानी कि रमैया की बहन के नाम पर थी। उस बूढ़ी औरत ने एक गिफ्ट डीड बनाया अपनी बेटी चिन्नैया के नाम पर और सारी प्रॉपर्टी चिन्नैया के नाम में ट्रांसफर कर दी कि भाई मेरे मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी चिन्नैया की होगी। लेकिन एक कंडीशन डाल दिया, एक शर्त रख दी कि चिन्नैया को हर साल अपने मामा को एक सर्टेन अमाउंट देना होगा। मतलब हम सारा प्रॉपर्टी अपनी बेटी को दे रहे हैं इस शर्त पर कि मेरी बेटी जो है वो अपने मामा को, मतलब मेरे भाई रमैया को, हर साल एवरी ईयर एक सर्टेन अमाउंट एन्युटी का देगी। इसके बाद क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो गया, चिन्नैया ने भी प्रॉपर्टी लेने के लालच में सब कुछ लिख कर दे दिया। लेकिन बाद में उसने अपने मामा रमैया को एक भी रुपया नहीं दिया, पैसा देने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि ठीक है, मैं आपको एनुअल या प्रतिवर्ष हर साल एक सर्टेन अमाउंट क्यों दूं? मुझे क्या मिला है आपसे? हमारे बीच कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? और कोई कंसिडरेशन तो आपसे मिला नहीं है मुझे, क्योंकि प्रॉपर्टी तो मुझे मां से मिली है, आपसे तो मिली नहीं है। अब क्या हुआ कि मैटर कोर्ट में चला गया। रमैया ने कहा कि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि मुझे एनुअल अमाउंट मिलेगा चिन्नैया से, इसके बदले में कंसिडरेशन मेरी दीदी ने दिया है, इसकी मां ने दिया है। कोर्ट ने माना कि सेक्शन 2 सबसेक्शन डी में यह बात क्लियर है, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, मतलब प्रोमिसर के डिजायर पर कंसिडरेशन का पेमेंट या तो प्रोमिसी करेगा या उसके बिहाफ पर कोई और करेगा। यहां पर प्रोमिसी था रमैया, किस कॉन्ट्रैक्ट के लिए? जो कॉन्ट्रैक्ट रमैया और चिन्नैया के बीच था। क्या कॉन्ट्रैक्ट था? कि चिन्नैया एनुअली, प्रति वर्ष एक सर्टेन अमाउंट, एक निश्चित रकम अपने मामा को देगी। इसमें प्रॉमिसर थी कौन? चिन्नैया। वो प्रॉमिस कर रही थी अपने मामा को कि हम मान लेते हैं 20,000 रुपया मामा को हर साल देंगे, और उसको बदले में क्या मिला? मामा से कुछ नहीं मिला। मामा के बिहाफ पर उसकी बहन यानी कि उसकी मां उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि कंसीडरेशन या तो प्रॉमिसी देगा या कोई अदर पर्सन देगा। क्लियर है? अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं।
कंसिडरेशन मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। मतलब जो प्रतिफल है वो वर्तमान का भी हो सकता है, भूतकाल का भी हो सकता है और भविष्य का भी हो सकता है। जैसा कि डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। ये जो हैज डन या हैज एब्सटेन फ्रॉम डूइंग ये बता रहा है पास्ट को, और डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग करता है या करने से विरत रहता है, ये बता रहा है प्रेजेंट को, और प्रोमिसेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग ये बता रहा है फ्यूचर को। मतलब डेफिनेशन में ही क्लियर है कि कंसीडरेशन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का एक्ट या एब्सटिनेंस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं पास्ट कंसीडरेशन को। ए जो है वो बी के रिक्वेस्ट पर बी के बेटे को जनवरी के महीने में पढ़ाता है। बी रिक्वेस्ट करता है ए को कि तुम मेरे बेटे को ट्यूशन पढ़ा दो, ठीक है। तो ए क्या करता है, जनवरी के महीने में बी के बेटे को पढ़ा देता है, और फरवरी के महीने में बी जो है वो प्रॉमिस करता है ए को कि आपने जो मेरे बेटे को पढ़ाया है इसके इस सेवा के बदले में मैं आपको 200 रुपए दूंगा। तो यहां पर जो 200 रुपए देने का जो प्रॉमिस कर रहा है बी ए को, इसमें बी को ए की तरफ से कंसीडरेशन पास्ट में यानी जनवरी मंथ में ही मिल चुका है। प्रेजेंट कंसीडरेशन में क्या होता है कि दोनों पार्टीज मतलब कि इमीडिएटली, जैसे मान लीजिए कि आप ग्रोसरी स्टोर में गए, पैसा दिए सामान लिए, रिलायंस फ्रेश में गए, पैसा दिए सामान लिए, प्रेजेंट कंसीडरेशन। फ्यूचर कंसीडरेशन एग्जांपल ले लेते हैं। ए जो है प्रॉमिस करता है बी को कि वो 10 बोरा गेहूं डिलीवरी करेगा 1 सप्ताह के बाद 10,000 रुपए में, इस शर्त पर कि बी जो है डिलीवरी के टाइम पर ही पूरा 10,000 का पेमेंट कर देगा। यहां पर फ्यूचर कंसीडरेशन है, कॉन्ट्रैक्ट अभी हो रहा है, ठीक है, कि 1 सप्ताह के बाद में 7 दिन के बाद में ये जो है बी को 10 बोरा गेहूं बेचेगा, इस शर्त पर कि बी जो है वो डिलीवरी के समय पर ही पेमेंट कर देगा। चौथा पॉइंट है कंसीडरेशन मस्ट बी समथिंग ऑफ वैल्यू। ये फोर्थ एंड लास्ट एसेंशियल एलिमेंट है। कंसीडरेशन जो है, प्रतिफल जो है, इट मस्ट बी समथिंग टू विच द लॉ अटैचेस ए वैल्यू। मतलब कानून की नजरों में उसका कुछ मोल, वैल्यू, महत्व होना चाहिए। कंसीडरेशन एडिक्वेट हो ये जरूरी नहीं है। मतलब कानून ये नहीं कहता है कि बदले में जो चीज दी जा रही है वो पर्याप्त है या नहीं, एडिक्वेट है या नहीं, इस बात पर फोकस नहीं है कानून का। कानून का फोकस इस बात पर है, लॉ का फोकस इस बात पर है कि कंसीडरेशन में प्रतिफल के तौर पर जो कुछ भी दिया जा रहा है उसका कुछ वैल्यू होना चाहिए। कंसीडरेशन मस्ट बी रियल, ठीक है। दो कंसीडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, it must be of some value in the eye of law. It must be real and competent.
where consideration is physically impossible, illegal, uncertain or illusory, it is not real and therefore shall not be a valid consideration. मतलब कंसिडरेशन अगर, प्रतिफल अगर भौतिक रूप से असंभव है, अवैध है, अनिश्चित है, भ्रमात्मक है, भ्रम पैदा करने वाला है, वास्तविक नहीं है, तो इसे हम वैलिड कंसिडरेशन, वैध प्रतिफल नहीं कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ए जो है वो बी को प्रॉमिस करता है कि तुम हमको 10,000 रुपया दो, बदले में हम तुम्हारे परदादा जी को जिंदा कर देंगे, जो कि एक्सपायर हो चुके हैं. बी 10,000 देगा, ठीक है, लेकिन ए जो बदले में देने का बात कर रहा है, क्या वो फिजिकली पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल. दूसरा, लीगली इम्पॉसिबल. अगर कोई प्रॉमिस ऐसा है जिसको करना इलीगल है, उस काम को करने का प्रॉमिस अगर दिया गया है, तो वो जो है इलीगल कंसिडरेशन माना जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, प्रॉमिस फॉर इलीगल कोहैबिटेशन does not amount to good consideration. Uncertain consideration. अब जैसे मान लेते हैं कि क्या बोला जाए, ए जो है वो बी को बोलता है कि तुम अपना मकान हमको बेच दो, हम तुमको उचित मूल्य देंगे, फेयर वैल्यू पर देंगे. अपना घर तुम बेच दो हम तुमको फेयर वैल्यू देंगे, उचित कीमत देंगे. अब यहां पर जो उचित है, फेयर है, क्या इसका कोई एग्जैक्ट सर्टेन मीनिंग है? नहीं है. उचित कुछ भी हो सकता है. अब कितना होगा, क्या अमाउंट उचित होगा, ये तो फ्यूचर की बात है. आपका कोई फ्रेंड आपको बोलता है कि तुम मेरा ये काम कर दो, हम तुमको बदले में शानदार पार्टी देंगे. अब यहां जो शानदार पार्टी है, इसका कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है कि भाई ऐसा होगा तभी शानदार माना जाएगा उसको. इलूसरी, डिसेप्टिव, ये सब नहीं होना चाहिए. तो ये हम लोग देखे कि एक वैलिड कंसिडरेशन के लिए कौन कौन सा एसेंशियल एलिमेंट्स है. एक लास्ट टॉपिक बचा है, वो अगले क्लास में देखेंगे हम लोग. एक्सेप्शंस टू द रूल, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट. एक सामान्य नियम है ना कि अगर प्रतिफल नहीं तो अनुबंध भी नहीं, कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है. लेकिन इस रूल का भी कुछ एक्सेप्शन है, अगले क्लास में देखेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड. कोई डाउट हो आप मैसेज कर सकते हैं, हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं. मेरा नंबर है 8092250980. थैंक यू.